आज हम आपको एक लड़के और एक अजीब परिंदे और बादशाह का वाकया सुनाने वाले हैं। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी। किसान और उसका लड़का दिन भर खेत में काम करते और थके हारे शाम के वक्त घर आकर रूखी सूखी खाते और खुदा का शुक्र अदा करके सो जाते। एक दिन किसान का लड़का साबिर रोटी खा रहा था कि एक खूबसूरत परिंदा उसके सहन में आ बैठा। साबिर को यह परिंदा बहुत अच्छा लगा। साबिर ने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर परिंदे के सामने डाल दिए। परिंदा जल्दी जल्दी रोटी के उन टुकड़ों को खाने लगा। जब परिंदे ने रोटी के तमाम टुकड़े खा लिए तो साबिर ने एक प्याले में परिंदे के लिए पानी रख दिया। परिंदा पानी पीकर खुशी से पर फड़फड़ाने लगा। साबिर परिंदे को खुश देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद जब परिंदा उड़ गया और साबिर अपने बाबा के साथ खेत पर जाने की तैयारी करने लगा तो उसकी मां ने कहा, बेटा, तुमने अपने हिस्से की सारी रोटी परिंदे को खिला दी और खुद भूखे खेत पर काम करने जा रहे हो। दिन भर भूखे प्यासे किस तरह अपना वक्त गुजारोगे? साबिर हंसकर बोला, मां जी, मुझे वो परिंदा बहुत अच्छा लगा। उसे देखकर मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे वो कई दिन से भूखा है। वो इस तरह मेरी तरफ देख रहा था जैसे वो मुझसे रोटी मांग रहा हो। मुझे परिंदे पर रहम आ गया और मैंने अपनी रोटी परिंदे को डाल दी। साबिर की मां बोली, क्या दिन भर भूखे रहने का इरादा है? साबिर बोला, मां, मैं तो एक दिन भूखा रह सकता हूं। यह नन्हा सा परिंदा भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता था। साबिर की मां बोली, बेटा, तुम बहुत ही नेक और रहम दिल हो। अल्लाह पाक तुम्हें इस नेकी का बदला देगा। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। साबिर ने हंसकर कहा, मां, मैंने परिंदे को रोटी इसलिए नहीं डाली कि इसका बदला अल्लाह पाक से मांगूंगा। मैंने तो उसे भूखा देखकर रोटी डाली। जो शख्स किसी लालच के तहत कोई नेकी करता है, उस नेकी का क्या फायदा? साबिर की मां बोली, बेटा, तुम ठीक कहते हो। इंसान को नेकी किसी लालच के तहत नहीं करनी चाहिए। हमेशा नेकी करके भूल जाना चाहिए। साबिर हंसता हुआ अपने बाप के साथ खेत की तरफ चल दिया। दिन भर खेत में काम करता रहा और जब शाम को घर लौटा तो मां ने उसके लिए मीठी रोटियां पका कर रखी थीं। मीठी रोटी खाते हुए यकायक साबिर को परिंदे का ख्याल आ गया। साबिर ने एक रोटी परिंदे के लिए उठाकर रख दी। साबिर की मां ने पूछा, बेटा, ये रोटी तुमने क्यों छोड़ी है? साबिर बोला, सुबह जब परिंदा आएगा तो मैं उसे मीठी रोटी खिलाऊंगा। वो मीठी रोटी खाकर बहुत खुश होगा। साबिर की मां हंसकर बोली, बेटा, परिंदा कहां आएगा? ना जाने वो किस जंगल से आया था। भूले भटके वो इधर आ गया था। अब रोज रोज इधर क्यों आने लगा? साबिर बोला, मां, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा प्यारा प्यारा परिंदा कल सुबह फिर आएगा। साबिर की मां हंसकर खामोश हो रही। रात को जब साबिर सोने लगा तो उसने अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह, सुबह मेरे प्यारे परिंदे को भेज दे। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। दूसरे दिन साबिर सुबह सवेरे उठ बैठा। साबिर की मां रोटियां पकाने लगी। साबिर सहन में बैठा परिंदे का इंतजार करने लगा। यकायक साबिर खुशी से चिल्ला उठा, मां, मेरा दोस्त आ गया है। परिंदा सहन में उतरकर आहिस्ता आहिस्ता साबिर के करीब आ रहा था। जैसे ही परिंदा साबिर के करीब आया, साबिर ने मीठी रोटी के टुकड़े उसके आगे डाल दिए। परिंदा मीठी रोटी के टुकड़े खाकर खुशी से अपने परों को फड़फड़ाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ साबिर के बिल्कुल करीब आ गया। साबिर ने हाथ बढ़ाकर परिंदे को पकड़ लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। परिंदा भी चूं चूं करके साबिर की मोहब्बत का जवाब देने लगा। साबिर की मां हैरान होकर साबिर और परिंदे की दोस्ती को देखती रही। देर तक साबिर परिंदे को प्यार करता रहा, उसे रोटी खिलाता रहा, पानी पिलाता रहा। परिंदा खुशी से छू छू करता रहा। फिर साबिर ने खुद नाश्ता किया। परिंदा साबिर के करीब ही बैठा रहा। जब साबिर खाने से फारिग होकर अपने बाबा के साथ खेतों पर जाने लगा तो उसने परिंदे को प्यार से रुखसत किया। परिंदा एक तरफ उड़ गया और साबिर खुश खुश घर से निकलकर खेतों की तरफ रवाना हो गया। अब साबिर का मामूल हो गया था कि वो रोजाना सुबह खाना खाते हुए परिंदे का इंतजार करता। परिंदा भी ठीक ठाक वक्त पर पहुंच जाता। साबिर खुद भी खाता और परिंदे को भी रोटी खिलाता, पानी पिलाता। साबिर और परिंदे में इतनी दोस्ती हो गई थी कि अगर किसी दिन परिंदा जरा देर से पहुंचता तो साबिर बेचैन हो जाता और अगर कभी परिंदे को साबिर नजर ना आता तो वो छू छू का शोर मचाकर अपनी बेचैनी का इजहार करता। साबिर की मां और बाबा साबिर और परिंदे की दोस्ती पर हैरान थे। उनकी दोस्ती रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। एक दिन साबिर परिंदे का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन जब परिंदा ना आया तो साबिर उदास हो गया। साबिर की मां ने कहा,
उसका इंतजार करूंगा। साबिर की मां ने कहा, अगर परिंदा नहीं आएगा तो क्या तुम खाना नहीं खाओगे? साबिर बोला, मां, अगर परिंदा ना आया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरा दिल कह रहा है कि वो जरूर आएगा। अचानक परिंदा सहन में आकर गिरा और फड़फड़ाने लगा। साबिर भागकर परिंदे के पास जा पहुंचा और उसे उठा लिया। साबिर यह देखकर घबरा गया कि उसका दोस्त जख्मी था और उसकी आंखों में आंसू थे। परिंदे की आंखों में आंसू देखकर साबिर की आंखों में भी आंसू आ गए। साबिर ने चिल्लाकर अपनी मां से कहा, मां, देखो मेरा दोस्त जख्मी है। साबिर की मां भी दौड़ी हुई आई और परिंदे को प्यार भरी नजरों से देखने लगी। साबिर ने जल्दी से परिंदे का जख्म साफ किया। परिंदे के पैर पर जख्म आया था। साबिर ने जख्म पर पट्टी बांधी और फिर उसे छुरी खिलाई, पानी पिलाया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता रहा। जख्म पर पट्टी बांधने से परिंदे की तकलीफ कम हो गई थी। वो बड़े प्यार से साबिर की तरफ देख रहा था। साबिर परिंदे के सर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें किसने तीर का निशाना बनाया है? परिंदा तो कोई जवाब ना दे सका। साबिर कहने लगा, अगर मुझे उसका पता चल जाए तो मैं भी उसे तीर मार मार कर जख्मों से चूर चूर कर दूंगा। साबिर खेतों पर जाते हुए परिंदों को भी साथ लेता गया और दिन में कई मर्तबा उसका जख्म साफ करके पट्टी बांधी। शाम के वक्त परिंदा अपने घोंसले की तरफ उड़ गया और साबिर उसके जल्द अच्छे होने की दुआएं मांगने लगा। चंद दिनों तक साबिर के पास परिंदा न आया। साबिर परिंदे का बेचैनी से इंतजार करता रहा। कभी वो सोचता कि मेरा दोस्त मर ना गया हो, कभी वो सोचता कि मेरा दोस्त किसी शिकारी के जाल में ना फंस गया हो। एक दिन साबिर को बहुत बेचैन देखकर साबिर की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, परिंदा जख्मी था, हो सकता है उससे उड़ा ना जाता हो, इसलिए वो तुम्हारे पास ना आ सका। अगर वो तंदुरुस्त होता तो जरूर आता। साबिर ने डरते डरते पूछा, मां, कहीं मेरा दोस्त मर तो नहीं गया? साबिर की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, परिंदे का जख्म तो ऐसा ना था जिससे वो मर जाए। साबिर आहिस्ता से बोला, खुदा करे मेरा दोस्त जिंदा हो। कई हफ्तों के इंतजार के बाद एक दिन परिंदा साबिर के पास आया। उसकी चोंच में एक बड़ा सा मोती था। परिंदे ने साबिर के करीब पहुंचकर चोंच खोली और मोती उसके सामने गिर पड़ा। साबिर ने मोती उठा लिया और फिर अपनी मां को आवाज देकर बोला, मां, देखो मेरा दोस्त आ गया है और वह मेरे लिए क्या लाया है। साबिर की मां बोली, साबिर बेटा, क्या बात है? परिंदा क्या लेकर आया है? साबिर दौड़ता हुआ मां के पास गया और उसे मोती दिखाते हुए कहा, मां देखो, परिंदा मेरे लिए कितना बड़ा मोती लेकर आया है। साबिर की मां मोती देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मोती नहीं देखा था। साबिर की मां मोती लिए भागी भागी साबिर के बाबा के पास गई और मोती दिखाते हुए बोली, देखो, साबिर का दोस्त परिंदा उसके लिए ये मोती लाया है। साबिर का बाप मोती को हाथ में लेकर गौर से देखता रहा और फिर खुशी से चिल्लाया, साबिर की मां, ये तो बहुत ही कीमती मोती है। परिंदे ने हम पर बड़ा एहसान किया है। साबिर की मां बोली, आज साबिर खेतों पर अकेला ही चला जाएगा। तुम ये मोती लेकर शहर जाओ और किसी जौहरी को ये मोती दिखाओ। जो जौहरी सबसे ज्यादा दाम दे उसे दे देना और आते हुए एक गद्दा खरीद कर उस पर अनाज, कपड़े और घर की जरूरत का सामान लेते आना। जब खुदा ने दिया है तो हम भूखे प्यासे और फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों रहे? साबिर का बाप बोला, ठीक है, रोटी खाते ही शहर रवाना हो जाऊंगा। तुम साबिर को खेतों पर भेज देना। साबिर का बाप जल्दी जल्दी रोटी खाकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जब वो मोती को कमर में बांधकर घर से निकलने लगा तो अचानक उसे ख्याल आया कि कहीं ये मोती चोरी का ना हो। साबिर की मां हंसकर बोली, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। परिंदा किसी की चोरी क्यों करने लगा? जंगल में कहीं पड़ा होगा। वो अपने दोस्त के लिए उठा लाया। साबिर का बाप घर से चलते हुए साबिर से बोला, बेटा, मैं तो मोती फरोख्त करने शहर जा रहा हूं। तुम खेतों पर चले जाना। दुआ करो कि तुम्हारे दोस्त का दिया हुआ मोती अच्छे दामों में बिक जाए। फिर तो हम तुम्हारे दोस्त को रोजाना चूरी खिलाया करेंगे, उसे पानी के बजाय दूध पिलाया करेंगे। साबिर परिंदे के सर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ बोला, अल्लाह करे मोती अच्छे दामों में बिक जाए। साबिर का बाप शहर पहुंचकर एक जौहरी की दुकान पर गया और उसने कहा, जनाब, मेरे पास एक कीमती मोती है, मैं उसे फरोख्त करना चाहता हूं। जौहरी ने कहा, बाबा, तुम वो मोती हमें दिखाओ, मोती देखकर हम उसके दाम लगाएंगे। साबिर के बाप ने मोती जौहरी के हवाले कर दिया। जौहरी इतना बड़ा मोती देखकर हैरान रह गया। कभी वह मोती को देखता और कभी साबिर के बाप को। फिर उसने किसान को मुखातिब करके कहा, बड़े मियां, यह तो बहुत कीमती मोती है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इसके दाम लगा सकूं। तुम किसी और जौहरी को दिखाओ।
बूढ़ा किसान जब चलने लगा तो जौहरी ने कहा, बाबा तुम बैठो, मैं शहर के तमाम बड़े बड़े जौहरियों को यहीं बुला लेता हूं। सब जौहरी मिलकर तुम्हारे मोती की कीमत लगा लेंगे। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में परिंदे को दुआएं देने लगा, जिसकी वजह से उनके दिन फिरने वाले थे। थोड़ी ही देर में शहर के तमाम जौहरी इकट्ठे हो गए और सब मिलकर मोती की कीमत का अंदाजा लगाने लगे। तमाम जौहरियों ने मिलकर मोती की कीमत 1000 अशरफी लगाई। 1000 अशरफियों का नाम सुनकर बूढ़ा किसान खुशी से कुछ बोल ना सका। जौहरियों ने समझा कि 1000 अशरफी इस किसान को मंजूर नहीं, इसलिए वो खामोश है। जौहरियों ने मिलकर फिर कहा, बाबा अगर ये दाम कम है तो 2000 अशरफी ले लो। किसान 2000 अशरफियों के ख्याल से दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि मैं 2000 अशरफियों को कहां कहां खर्च करूंगा। बूढ़े किसान को खामोश देकर जौहरियों ने आपस में मशवरा किया और एक जौहरी बोला, इस बूढ़े को हम धोखा नहीं दे सकते, उसे कीमत का अंदाजा है, ये कम दाम नहीं लेगा। सब जौहरियों ने आपस में फैसला करके कहा, हम इस मोती की 10,000 दे सकते हैं। किसान ने जल्दी से कहा, मुझे मंजूर है। किसान 10,000 अशरफियां थैली में डालकर एक दुकान पर गया और खाने पीने का ढेर सारा सामान खरीदा। फिर एक और दुकान से उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे और फिर तमाम सामान गड्ढे पर लाद कर घर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ घर पे साबिर और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। इतने में किसान गड्ढे पर सामान लादे खुश खुश घर में दाखिल हुआ। जैसे ही किसान घर में दाखिल हुआ, साबिर ने खुदा का शुक्र अदा किया और तीनों ने मिलकर गड्ढे से सामान उतारा और खाने पीने का सामान और ढेर सारे कपड़े देखकर खुश हुए। किसान ने जब ढेर सारी अशरफियां साबिर की मां को दी तो वो खुश हो गई। किसान बोला, साबिर की मां जानती हो मोती के कितने दाम मिले? साबिर की मां बोली, मुझे क्या मालूम, तुम कितने में बेच रहे हो? किसान बोला, शहर के जौहरियों ने इस मोती की कीमत 10,000 अशरफियां लगाई है। मैं सिर्फ 50 अशरफियां खर्च कर आया हूं, बाकी संभाल कर रख लो, ये हमारे काम आएंगी। साबिर की मां का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। साबिर की मां ने बाकी ये अशरफियां एक संदूक में रख छोड़ी। खाना खाने के बाद साबिर का बाप बोला, अब हमारे दिन फिर गए हैं, मैं चाहता हूं कि गांव में और जमीन खरीद लूं ताकि हम सुकून के साथ अपना वक्त गुजार सकें। साबिर की मां बोली, जमीन भी खरीद लो और इस कच्चे मकान की जगह एक शानदार मकान बना डालो ताकि सुकून के साथ रह सकें। साबिर का बाप बोला, तुम ठीक कहती हो, कल ही मैं मजदूरों को बुलाकर इस कच्चे मकान की जगह एक शानदार मकान तामील करा दूंगा। इसके साथ ही गांव में जमीन खरीद लेंगे, खेती बाड़ी के लिए चंद जानवर भी ले लेंगे। रात भर साबिर की मां और साबिर प्रोग्राम बनाते रहे। सुबह होते ही जब साबिर की मां खाना पकाने लगी तो साबिर बोला, मां आज मेरे दोस्त के लिए चूरी बनाना ना भूलना, मेरे नन्हे दोस्त ने हम पर बड़ा एहसान किया है, मैं उसकी खूब खातिर तवाजो करना चाहता हूं ताकि वो भी हमारी खुशियों में शरीक हो सके। साबिर की मां बोली, बेटा अब तो मैं रोज तुम्हारे नन्हे दोस्त के लिए चूरी बनाया करूंगी, तुम भी खाना और अपने नन्हे दोस्त को भी खिलाना। अभी साबिर और उसकी मां बातें कर रहे थे कि परिंदा आता दिखाई दिया। साबिर परिंदे को देखकर खुशी से उठ खड़ा हुआ। परिंदा आकर साबिर के हाथ पर बैठ गया। उसकी चोंच में आज भी एक मोती था। साबिर मोती देखकर चिल्लाया, मां मेरा दोस्त आज भी एक मोती ले आया है। साबिर की मां भी खुशी से चिल्लाने लगी। बूढ़ा किसान भी आ गया। सबने मिलकर परिंदे को छुरी खिलाई, पानी पिलाया। जब परिंदा उड़ गया तो साबिर की मां ने मोती एहतियात से संभाल कर संदूक में रख दिया। खाने से फारिग होने के बाद साबिर का बाप ढेर सारी अशरफियां लेकर गांव के एक बड़े जमींदार के पास गया और उससे बहुत सारी जमीन खरीद ली। जमीन खरीद कर आते हुए बूढ़ा किसान मजदूरों को भी अपने साथ ले आया। मजदूरों ने कच्चे मकान को गिराकर उसकी जगह एक शानदार मकान की तामीर शुरू करा दी। अब परिंदे का मामूल बन गया था कि वो रोज एक मोती लेकर आता और साबिर के हवाले करके छुरी खाता, पानी पीता, दूध पीता और फुर से उड़ जाता। देखते ही देखते साबिर की मां के पास बेशुमार मोती इकट्ठे हो गए। उनका शानदार महलनुमा मकान भी तैयार हो गया। आहिस्ता आहिस्ता साबिर के बाबा ने गांव की सारी जमीन खरीद ली। गरीब किसान मामूली किसान से बहुत बड़ा जिम्मेदार बन गया। गांव के लोग साबिर के बाप के पास बेशुमार दौलत देखकर खुसर फुसर करने लगे। एक किसान ने साबिर के बाप से पूछा, बाबा खुशहाल, तुम्हारे पास इतनी दौलत कहां से आई? क्योंकि उसके अब्बू का नाम खुशहाल था। खुशहाल बोला, भाई जब खुदा देने पर आता है तो बहुत देता है। मैं चाहता हूं कि तमाम गांव वालों की मदद करूं,
उनके कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान हो और मेरे गांव वाले भी सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सकें। वो गांव वाला खुश होकर बोला, बाबा तुम तो बहुत ही नेक इंसान हो। दौलतमंद होने के बावजूद तुम सब गांव वालों के मुताबिक सोच रहे हो, वरना दौलत पाने के बाद इंसान मगरूर हो जाता है। भाई भी भाई को नहीं पूछता। खुशहाल बोला, भाई दौलत तो आनी जानी चीज है, अगर दौलत से मेरे गांव वालों का कुछ भला हो सकता हो तो बेहतर होगा। मैंने फैसला किया है कि कल से तमाम गांवों में कच्चे मकान की जगह पक्के मकानात की तामीर शुरू करा दूं। वो गांव वाला खुशी से बोला, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। खुशहाल बोला, भाई ये ख्वाब नहीं हकीकत है। हमारे बच्चों के लिए गांव में ना तो स्कूल है, ना बीमारों के लिए कोई शिफा खाना। गांव की तामीर मुकम्मल होते ही स्कूल की तामीर शुरू हो जाएगी, फिर शिफा खाना भी बन जाएगा, ताकि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। उसे इस काम के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी। दूसरे दिन वो गांव वाला अपने साथ काम के चंद बूढ़ों और जवानों को लिए खुशहाल के घर पहुंचा। खुशहाल ने अपने साथियों से कहा, गांव के तमाम कच्चे मकानात गिरा दिए जाएं और आज ही से उनकी जगह पक्के मकानात की तामीर शुरू कर दी जाए। देखते ही देखते गांव के तमाम कच्चे मकानात गिरा दिए गए और सैकड़ों मजदूर दिन रात नए मकानात तामील करने में मसरूफ हो गए। गांव में बेशुमार पक्के मकानात की तामीर के लिए बेपनाह दौलत की जरूरत थी। खुशहाल ढेर सारे मोती लेकर शहर की जौहरियों के पास गया और पैसे ले आया। जब गांव की तामीर मुकम्मल हो गई तो गांव वाले कच्चे मकानों की जगह खूबसूरत पक्के मकान देखकर बहुत खुश हुए और सब गांव वालों के मशवरे से उस गांव का नाम खुशहाल के नाम पर खुशहाल नगर रखा गया। जैसे ही गांव की तामीर खत्म हुई, खुशहाल ने गांव के बच्चों के लिए मदरसा बनवाया, शिफा खाना तामीर कराया। गांव के वो बच्चे जो दिन भर बेकार गांव की गलियों में मारे मारे फिरते थे, अब वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्कूल जाने लगे, मदरसे जाने लगे। गांव में हर तरफ रौनक ही रौनक नजर आने लगी। जब खुशहाल उन बच्चों को स्कूल जाते देखता, मदरसे जाते देखता, तो उसके चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ जाती और वो खुदा का शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई। साबिर अब खेतों में काम करने की बजाय स्कूल जाता है। थोड़े ही अरसे में उसने लिखना पढ़ना सीख लिया और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक दिन साबिर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि उसका दोस्त परिंदा आकर उसके कंधे पर बैठ गया। आज वो मोती नहीं लाया था। साबिर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर से स्कूल जाने लगा। परिंदा उड़कर उसके रास्ते में आ गया। साबिर ने हंसकर कहा, क्यों भाई, तुम नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊं, तालीम हासिल करूं? अगर मैं स्कूल ना गया तो बाबा नाराज होंगे, मास्टर साहब मेरी पिटाई कर देंगे। ये सुनकर परिंदा छू छू करता हुआ उड़ गया और साबिर स्कूल की तरफ चल दिया। दूसरे दिन सुबह साबिर नाश्ता कर रहा था कि परिंदा फिर आ गया। साबिर ने उसे छुरी खिलाई, दूध पिलाया और फिर कहा, थोड़ी देर बैठो, मैं भी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलता हूं। साबिर के बाबा खुशहाल ने साबिर को परिंदे से बातें करते देखकर पूछा, बेटा तुम परिंदे के साथ कहां जा रहे हो? साबिर बोला, बाबा मुझे मालूम नहीं, ये मुझे कहां ले जाना चाहता है। जरूर कोई खास बात है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने दोस्त के साथ हो आऊं। खुशहाल बोला, बेटा जरूर जाओ, हो सकता है तुम्हारा दोस्त या उसका साथी किसी मुसीबत में मुब्तला हो, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। साबिर तैयार होकर परिंदे के साथ चल पड़ा। परिंदा आगे आगे उड़ रहा था, साबिर उसके पीछे पीछे घोड़े पर सवार चला जा रहा था। कई घंटों के सफर के बाद एक घने जंगल में पहुंचकर परिंदा रुक गया। साबिर ने भी अपना घोड़ा रोक लिया। परिंदा यकायक उड़ा और उसकी नजरों से गायब हो गया। साबिर एक दरख्त के नीचे बैठा परिंदे का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर के बाद परिंदा आया और उसे साथ लिए जंगल में घुसता चला गया। परिंदा एक गाड़ के सामने जाकर रुका और फिर गाड़ के अंदर चला गया। साबिर भी परिंदे के पीछे गाड़ में जा घुसा। गाड़ में जगह जगह आग जल रही थी। हर तरफ आग की वजह से उजाला फैला हुआ था। आग की रोशनी में साबिर ने गाड़ के कोनों में मोतियों के ढेर देखे। साबिर समझ गया कि उसका दोस्त इसी गाड़ से रोजाना मोती ले जाता है और आज उसने मोतियों का खजाना उसे दिखा दिया है। साबिर ने जल्दी जल्दी मोतियों से कई थैले भर लिए और घोड़े पर रखकर घर की राह ली। साबिर के गाड़ से निकलते ही डाकू भी गाड़ में आ गए। गाड़ के सामने घोड़े के टापू को निशान देखकर डाकुओं के सरदार ने कहा, मालूम होता है कि कोई शख्स हमारे खजाने तक घोड़े पर सवार आया है। सरदार और डाकू तेजी से गाड़ में पहुंचे। सरदार मोतियों की एक ढेरी में से मोतियों को कम देखकर वो गुस्से से बोला,
मालूम होता है कि किसी ने हमारे ठिकाने का पता लगा लिया है। यही वजह है कि आज मोती चोरी हो गए हैं। एक डाकू बोला, अब हमें गार्ड की सख्ती से हिफाजत करनी चाहिए और चोर का खोज लगाकर उसे ऐसी सजा देनी चाहिए कि फिर वो दोबारा इधर का रुख ना करने पाए। सरदार बोला, तमाम साथी बारी बारी गार्ड पर पहरा दें। जो साथी चोर को पकड़ने में कामयाब हो गया उसे आइंदा लूट के माल में से 2 गुना हिस्सा दिया जाएगा। डाकुओं का सरदार बोला, मैं इस बेइज्जती का बदला लूंगा। सब डाकू यकजबान होकर बोले, हम सरदार की बेइज्जती नहीं होने देंगे। चोर को पकड़ेंगे या फिर खुद भी जान दे देंगे। साबिर जब मोतियों के भरे हुए थैले लेकर घर पहुंचा और उसने अपनी मां और बाबा को परिंदे की कहानी सुनाई तो खुशहाल बोला, बेटा हमारे पास पहले ही बहुत मोती मौजूद है। शहर के सुनारों के पास इतनी दौलत नहीं कि वो हमारे मोती खरीद सकें। फिर मोतियों के थैले भरकर लाने से क्या फायदा? साबिर बोला, बाबा परिंदा मुझे मोतियों के गाड़ तक ले गया था, इसलिए 2 थैले भर लाया। अब कभी नहीं जाऊंगा। मालूम होता था कि वो डाकुओं का गाड़ है। खुशहाल बोला, अगर मोती तुम डाकुओं के गाड़ से लाए हो तो ये मोती जरूर किसी बादशाह के खजाने के हैं जहां से डाकू ले उड़े। अब आइंदा उधर न जाना, वरना किसी न किसी मुसीबत में फंस जाओगे। साबिर बोला, बाबा मैं अब डाकुओं के घर की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे दौलत का लालच नहीं। अल्लाह पाक ने हमें इतना दिया है कि हम तमाम उम्र सुख चैन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। खुशहाल बोला, मैंने तुम्हें इसलिए नसीहत की है कि इंसान लालच में अंधा हो जाता है और वो अंजाम का सोचे बगैर कदम उठाता है। साबिर बोला, बाबा मैं आपका बेटा हूं, आपका हुक्म नहीं टालूंगा। खुशहाल के गांव में एक बहुत ही लालची शख्स रहता था जिसका नाम दिलावर था। वो खुशहाल को दौलत में खेलते देखकर दिल ही दिल में जलता और इस बात की खोज लगाने की कोशिश करता कि खुशहाल के पास दौलत आखिर कहां से आई। खुशहाल एक मामूली किसान से बहुत बड़ा जमींदार कैसे बन गया? दिलावर खुशहाल के दौलतमंद बनने का राज जानने की दिन रात कोशिश करता रहता, लेकिन जब उसे कामयाबी ना हुई तो उसने एक और तरकीब सूझी। एक दिन दिलावर ने साबिर की अपने यहाँ दावत की और उसकी खूब खातिर तवाज़ों की खाना खाने की बात दिलावर इधर उधर की बातें करता रहा और साबिर से पूछने की कोशिश करता रहा कि उसके पास इतने पैसे कहां से आए। साबिर सीधा बच्चा था। वो बोला, चाचा आपसे क्या पर्दा, एक परिंदा मेरा दोस्त है, मैं रोज उसे चूरी खिलाता था। एक दिन वो जख्मी हो गया, मैंने उसका जख्म साफ करके पट्टी की। वो मेरा इतना एहसानमंद हुआ कि एक दिन मेरे लिए एक बड़ा सा मोती लाया। फिर रोज वो मोती लाता रहा। बाबा इन मोतियों को शहर ले जाकर बेच देता और उस दौलत से गांव वालों की खिदमत करता। दिलावर हैरान होकर बोला, परिंदा ये मोती कहां से लाता होगा? साबिर बोला, चाचा दिलावर घने जंगल में डाकुओं की एक गाड़ है, उसमें मोतियों का ढेर लगा हुआ है। परिंदा मुझे उस गाड़ में ले गया था, मैं वहां से मोतियों के 2 थैले भरकर लाया था। जब बाबा को इस बात का पता चला कि मैं जंगल में डाकुओं के गाड़ में गया था और वहां से मोती लाया हूं तो वो मुझे समझाने लगे कि बेटा लालच बुरी बला है, तुम भूल कर भी दोबारा उधर ना जाना। दिलावर बोला, बेटा भाई खुशहाल ठीक ही कहते हैं, डाकुओं का क्या भरोसा, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। साबिर बोला, चचा मैं तो भूल कर भी उधर का रुख नहीं करूंगा। साबिर दिलावर से इजाजत लेकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। साबिर के जाते ही दिलावर भी डाकुओं की गाड़ से मोतियों के थैले भरकर लाने की सोचता रहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे दिलावर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दिया। उसके साथ कपड़े के 2 बड़े थैले भी थे। दिलावर घने जंगल में पहुंचकर डाकुओं का गढ़ तलाश करने लगा। यकायक उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें आने लगीं। दिलावर घनी झाड़ियों में घुसा और आने वालों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद तकरीबन 30 डाकू घोड़ों पर सवार दिलावर के सामने से गुजरे। जब डाकू चले गए तो दिलावर झाड़ियों में से बाहर निकल आया और घोड़ों के कदमों के निशान देखता हुआ डाकुओं की गाड़ में जा पहुंचा। गाड़ में मोतियों के ढेर देखकर दिलावर खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी जल्दी मोतियों के 2 थैले भरे और उन थैलों को घोड़ों पर लादकर खुशहाल नगर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचकर दिलावर ने मोतियों से भरे थैले जमीन में दबा दिए और इत्मीनान से बिस्तर पर लेट गया। बिस्तर पर लेटे लेटे दिलावर ने दिल ही दिल में सोचा कि दौलत के बलबूते पर गांव के लोगों को अपना हम ख्याल बनाकर गांव का नाम बदलकर दिलावर नगर रखेगा। खुशहाल से ज्यादा जमीन खरीदकर बहुत बड़ा जिम्मेदार बन जाएगा और फिर गांव वाले खुशहाल को भूलकर मेरी इज्जत करेंगे। सोचते सोचते यकायक दिलावर के जहन में एक और तरकीब आई। उसने सोचा, क्यों ना खुशहाल नगर के साथ एक नया शहर बसाकर
उसका नाम दिलावर नगर रखे। जब वो दिलावर नगर में लोगों को मुफ्त मकान देगा, काम धंधे के लिए लोगों को दौलत मिलेगी, तो लोग जरूर उसकी इज्जत करेंगे। दिलावर सोचने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं दिलावर नगर को एक सल्तनत में तब्दील करके उस सल्तनत का बादशाह बन जाऊंगा। सोचते सोचते उसे ख्याल आया कि दिलावर नगर बसाने के लिए कुछ थैले मोती और होने चाहिए। क्यों ना मैं 8 या 10 थैले और मोतियों के भर लाऊं। ये ख्याल आते ही दिलावर बहुत खुश हुआ। दूसरे ही दिन वो डाकुओं के गाड़ की तरफ चल दिया। डाकू पहले ही चोर के इंतजार में जंगल में छुपे बैठे थे। जैसे ही दिलावर गाड़ में अंदर दाखिल हुआ, तमाम डाकू दिलावर पर टूट पड़े और उसे इतना मारा कि वो तड़प तड़प कर मर गया। एक दिन जौहरी ने खुशहाल से खरीदे हुए मोतियों को खूब अच्छी तरह साफ करके एक खुशनुमा संदूक में रखा और बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने पूछा, जौहरी तुम्हारे पास क्या है? जौहरी बोला, जहां पनाह मुझे मालूम हुआ है कि बादशाह सलामत को मोतियों से लगाव है। मेरे पास ऐसे नायाब मोती हैं जो सिर्फ बादशाहों के पास होने चाहिए। बादशाह बोला, जौहरी, हमें मोतियों से बेपनाह लगाव है। हमारे पास बड़े कीमती मोती थे और इतने थे कि अगर हम चाहते तो उन मोतियों के बदले न जाने क्या क्या खरीद सकते थे, लेकिन हमारे खजाने के मुहाफिजों की गलती से वो मोती चोरी हो गए। इसके बाद हमने मोतियों की तलाश में दुनिया के कोने कोने में आदमी दौड़ाए, लेकिन हमें वैसे मोती न मिल सके। जौहरी ने मोतियों वाला संदूक बादशाह की तरफ बढ़ा दिया, जिसमें तकरीबन 10 मोती रखे हुए थे। बादशाह मोतियों को देखते ही चिल्लाता, जौहरी, ये मोती तुम्हारे पास कहां से आए? सच बताओ कि ये मोती तुमने कहां से हासिल किए? ये तो हमारे मोती हैं जो शाही खजाने से चोरी हुए थे। जौहरी ये सुनकर घबरा गया, लेकिन संभल कर बोला, जहां पना, ये मैंने मोती एक शख्स से हजारों शिरफियां देकर खरीदे हैं। बादशाह बोला, क्या तुम उस शख्स को हमारे सामने पेश कर सकते हो? जौहरी बोला, बादशाह सलामत, अगर वो शख्स आ जाए तो मैं उसे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बादशाह बोला, अगर तुम उस शख्स को पेश ना कर सके तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बादशाह बोला, जाओ, हम तुम्हारा 3 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। जब 3 हफ्ते तक तुम चोर को हमारे हवाले करने में कामयाब ना हो सके तो हम समझ लेंगे कि चोर तुम खुद हो। जौहरी बादशाह से 3 हफ्ते के अंदर चोर को पेश करने का वादा करके रोता धोता अपने साथियों के पास पहुंचा और उन्हें तमाम किस्सा कह सुनाया। सुबह से शाम तक जौहरी बाजार में आने वाले लोगों को घूर घूर कर देखते, लेकिन उन्हें बुरा नजर ना आता। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे और बड़े जौहरी की परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब 3 हफ्ते गुजरने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए और बूढ़ा किसान आता दिखाई नहीं दिया, तो बड़े जौहरी ने एक गरीब आदमी को लालच देकर बादशाह के दरबार में जाने पर रजामंद कर लिया और उस गरीब आदमी को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा, लेकिन वहां जौहरी की चोरी पकड़ी गई। बादशाह उसे सजा सुना रहा था कि जौहरी ने हाथ जोड़ दिए। चुनांचे बादशाह बोला, हम तुम्हें फिर 1 महीने की मोहलत देते हैं। अगर तुमने इस अरसे में चोर को हमारे हवाले ना किया तो फिर हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जौहरी बादशाह से वादा करके अपनी दुकान पर चलाया और दूसरे जौहरियों को बुलाकर कहा, हमें उस बूढ़े का पता करना चाहिए। इस मर्तबा तो मेरी जान बच गई, दूसरी मर्तबा बादशाह माफ नहीं करेगा। अभी जौहरी आपस में बातें कर रहे थे कि खुशहाल मोतियों की थैली लिए आता दिखाई दिया। जौहरी खुशहाल को आता देखकर उछल पड़े। बड़ा जौहरी बोला, खुदा ने हमारी सुन ली, अब बादशाह जाने और ये बूढ़ा किसान। जौहरी खुशहाल को लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बादशाह से कहा, जहां पना ये वो शख्स है जिससे हमने मोती खरीदे थे। बादशाह ने खुशहाल से पूछा, क्या जौहरी ठीक कह रहा है? खुशहाल बोला, बादशाह सलामत ये सच कह रहा है। मैंने इस शख्स के हाथ मोती बेचे थे और आज भी एक थैली भरकर मोती लाया था। बादशाह बोला, हम पूछ रहे हैं कि ये मोती तुम्हें कहां से मिले? जब खुदा देने पर आता है तो बहुत देता है, बस ये समझ लीजिए कि मुझ पर अल्लाह ने करम किया है। बादशाह ने गरज कर कहा, मोती कहां से आए? खुशहाल बोला, बादशाह सलामत, जौहरी ने तो मुझे ये बताया था कि हमारे बादशाह निहायत रहमदिल और सखी हैं, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे मैंने शाही खजाने से मोती चुरा लिए हों। बादशाह बोला, तुम बहुत चालाक मालूम होते हो। खुशहाल बोला, अगर मैं चालाक होता तो इन जौहरियों के कहने पर अमल न करता। बादशाह बोला, तुम्हें यह बताना होगा कि ये मोती तुम्हारे पास कहां से आए हैं। खुशहाल बोला, क्या यह बताना जरूरी है? बादशाह बोला, हाँ, हम ये जानकर रहेंगे। खुशहाल बोला, बादशाह सलामत, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बादशाह बोला,
सच सच बताओगे तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। खुशहाल ने बादशाह को मोतियों के हाथ आने की पूरी दास्तां कह सुनाई। बादशाह बोला, क्या तुम उन डाकुओं का ठिकाना जानते हो? खुशहाल बोला, जहां पनाह, मैं तो डाकुओं का ठिकाना नहीं जानता। हाँ, मेरा लड़का डाकुओं का ठिकाना जानता है। बादशाह ने खुशहाल से कहा, बाबा हमें माफ कर दो, हमारी सख्त बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंची होगी। कल तुम्हें अपने लड़के को लेकर दरबार में आना है। हम अपनी फौज का एक दस्ता तुम्हारे लड़के के साथ भेजकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेंगे। खुशहाल घर पहुंचा और साबिर को सब माजरा बता दिया। दूसरे दिन खुशहाल साबिर को लिए बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। बादशाह ने फौज के सिपाहसलार से कहा, इस लड़के के साथ शाही फौज का दस्ता भेजकर डाकुओं के ठिकाने का पता लगाओ और उन तमाम डाकुओं को गिरफ्तार कर लो जो हमारे खजाने से मोती चुरा कर ले गए हैं। सिपाहसलार ने साबिर के साथ फौज का एक दस्ता डाकुओं के ठिकाने की तरफ रवाना कर दिया। चुनांचे बड़ी मशक्कत के बाद डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन डाकुओं का सरदार और कुछ सिपाही बच निकले और तमाम मोती भी अपने साथ ले गए। साबिर ने फौज से कहा, मालूम होता है सरदार भाग निकला है। साबिर गिरफ्तार होने वाले डाकुओं को लिए बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, जहां पनाह मैं डाकुओं को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया हूं, लेकिन उनका सरदार और उसके चंद साथी भाग निकलने में कामयाब हो गए और जाते हुए तमाम मोती भी अपने साथ ले गए हैं। बादशाह बोला, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारी मेहनत बेकार गई। इतने में अचानक वजीर बादशाह को साबिर के खिलाफ भड़काता हुआ बोला, जहां पनाह, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि आप इस लड़के की बातों पर एतबार न करें। यह आपको धोखा देकर अपने सरदार और मोतियों को बचाना चाहता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। बादशाह बोला, वजीर खामखा इस लड़के की मुखालफत कर रहे हो। सरदार हाथ से निकल गया तो क्या हुआ, उसके बेशुमार साथी तो पकड़े गए। बादशाह ने वजीर की बात को नजरअंदाज करके सिपाह सलार को हुक्म दिया कि इन तमाम डाकुओं को फांसी पर लटका दो। डाकुओं ने रोते हुए कहा, जहां पनाह हम पर रहम कीजिए, हम बेकसूर हैं। बादशाह ने गरज पर कहा, तुम लुटेरों पर रहम किया जाए, तुम लोगों ने शाही खजाने पर डाका डाला, हमारा खजाना लूट लिया। डाकुओं ने कहा, बादशाह सलामत, हम गरीब आदमी थे, फाकों से हमारा बुरा हाल था। सरदार ने हमें लालच देकर हमें गलत रास्ते पर लगाया, हमें डाकू बनने पर मजबूर किया। सजा का हकदार तो सरदार है। आइंदा हम कभी चोरी नहीं करेंगे, कभी डाका नहीं डालेंगे। बादशाह ने कहा, नहीं, हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम लोगों ने जुर्म किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेंगे। साबिर ने कहा, जहां पनाह, अगर ये लोग अब नेक बनना चाहते हैं तो उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए ताकि ये लोग सीधे रास्ते पर चल पड़े। अगर उन्होंने फिर कोई गलती की तो बेशक आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। वजीर मुस्कुराकर बोला, जहां पनाह, ये लड़का बहुत चालाक है। पहले उसने सरदार और उसके चंद साथियों को भाग जाने का मौका दिया और अब इन डाकुओं को भी आजाद कराना चाहता है। अगर ये डाकू है तो उन्हें फांसी पर जरूर लटकाना चाहिए ताकि दूसरों को इबरत हासिल हो सके। साबिर ने वजीर को मुखातिब करके कहा, वजीर जी, मैं अब तक महज बादशाह सलामत की वजह से खामोश रहा और आप मुझ पर मुसलसल इल्जाम लगाते रहे। मुझे तो शुबा है कि शाही खजाने से मोतियों की चोरी में आपका भी हाथ है। आप डाकुओं से मिले हुए हैं। वजीर चीख कर बोला, जहां पनाह, इस गुस्ताख लड़के से कहिए कि अपनी जुबान को लगाम दे, वरना मैं इसे ऐसा मजा सिखाऊंगा कि ये सारी शेख ही भूल जाएगा। बादशाह वजीर को डांट कर बोला, तुम भी तो साबिर पर इल्जाम लगा रहे थे। जब उसने तुम्हारे मुताबिक शुबह जाहिर किया तो तुम घबरा क्यों गए? वजीर बोला, बादशाह सलामत, मैं आपका पुराना वफादार नौकर हूं। मैं ये सब इसलिए कह रहा था कि इस लड़के के मुताबिक मुझे सब कुछ इल्म है कि ये लड़का कौन है। बादशाह बोला, हम बादशाह हैं और लोगों के चेहरे भी जानते हैं। बादशाह साबिर से मुखातिब होकर बोला, साबिर, हम तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ किए देते हैं, लेकिन इसके साथ हम इन्हें यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर ये अच्छे आदमी बनकर रहे तो हम इन्हें इनाम देंगे, और अगर उन्होंने फिर गलती की तो फिर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे। एक डाकू बोला, जहां अपना आप हमें इजाजत दे तो हम सरदार को खुद गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। हमें उसके दूसरे ठिकाने का भी इल्म है। वजीर बोला, जहां अपना इन्हें आजाद ना कीजिए, इन डाकुओं का कोई भरोसा नहीं। साबिर बोला, बादशाह सलामत, जब आप उन्हें माफ कर चुके हैं तो इस बात का मौका दीजिए। एक डाकू बोला, बादशाह सलामत, ये ठीक कह रहे हैं। सरदार हमें अपना साथी समझेगा और हमें देखकर खुश होगा। हम उसे धोखा देकर आपके दरबार में लाएंगे
और इस तरह उसे गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। बादशाह ने साबिर से पूछा, क्या तुम्हें इन लोगों की बातों पर यकीन है? साबिर बोला, जहां पनाह हमें इनकी बातों पर यकीन करना चाहिए। इंसान को भटकते देर नहीं लगती, और जो इंसान राहे रास्ते पर आना चाहे उसे भी देर नहीं लगती। बादशाह ने डाकुओं से पूछा, तुम में से कौन कौन शख्स डाकुओं के सरदार को गिरफ्तार करने जाना चाहता है? 8 डाकू बोले, हम सरदार को गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में ले आएंगे। बादशाह ने उन डाकुओं को जाने की इजाजत दे दी। उन्हें एक एक घोड़ा और खाने पीने का सामान भी दिया। डाकू घोड़े दौड़ाते हुए सरदार के दूसरे ठिकाने पर जा पहुंचे। घोड़े के टापू की आवाज सुनकर डाकुओं का सरदार और उसका साथी गाड़ से बाहर निकल आया। अपने साथियों को आता देखकर सरदार बहुत खुश हुआ। डाकू गाड़ के सामने पहुंचकर घोड़ों से उतर पड़े। सरदार ने अपने साथियों से पूछा, सुनाओ, तुम शाही फौज से किस तरह बचकर निकल आए? एक डाकू बोला, सरदार, शाही फौज के सिपाही हमें बादशाह के पास ले जा रहे थे। रास्ते में हमने उन सिपाहियों को गाफिल पाकर हमला कर दिया। बेशुमार सिपाहियों को जान से मार डाला। जो बच रहे वो भाग गए। हमारे कुछ साथी इस हंगामे में हमसे बिछड़ गए। हम कई दिन एक गाड़ में छुपे रहे। जब देखा कि खतरा टल गया है तो हम आपके पास चले आए। दूसरा डाकू बोला, सरदार, रास्ते में हमें चंद जौहरी भी मिले थे जो बादशाह की खिदमत में हीरे जवाहरात मोती बेचने जा रहे थे। उन लोगों ने हमसे पूछा था कि तुम कौन हो। हमने उन्हें बताया था कि हम मोतियों के सौदागर हैं, बादशाह की खिदमत में मोती फरोख्त करने जा रहे हैं। सौदागरों ने कहा, तुम भी हमारे साथ ही चलो ताकि हम सब इकट्ठे बादशाह की खिदमत में हीरे जवाहरात और मोती पेश करके इनाम और इकराम हासिल करें। हमने उन्हें कहा, हमें चंद साथियों का इंतजार है, वो भी हमसे आ मिले तो हम शाही दरबार में पहुंच जाएंगे। सौदागर आगे बढ़े तो हम इधर आ गए। हमारा मशवरा है कि आप और हम सब सौदागरों के भेष में बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर मोती पेश करके बादशाह से माल और दौलत हासिल करें। सुना है कि बादशाह को मोती जमा करने का बहुत शौक है। इस तरह हम बादशाह के हाथ मोती फरोख्त करके तमाम उम्र ऐश से जिंदगी बसर कर सकते हैं। सौदागरों ने बादशाह को हमारे आने की इत्तला जरूर दी होगी। हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। सरदार थोड़ी देर तक सोचता रहा। सरदार को सोच में डूबा देखकर उसका एक साथी बोला, सरदार, क्या सोच रहे हो? सरदार बोला, मैं ये सोच रहा था कि कहीं बादशाह अपने मोती पहचान ना ले। सरदार का साथी बोला, सरदार, बादशाहों को मोतियों की क्या पहचान? मोती तो सब एक जैसे होते हैं। मोतियों पर बादशाह का नाम तो नहीं होता जिससे हमें पकड़े जाने का डर हो। हम मोती बेचकर कारोबार शुरू करेंगे और यह चोरी डकैती छोड़ देंगे। सरदार खुश होकर बोला, तुमने बहुत अच्छी तजवीज पेश की है। हम कल सुबह सौदागरों के भेष में बादशाह के दरबार में जा पहुंचेंगे। दूसरे दिन डाकुओं का सरदार अपने साथियों के साथ सौदागरों के भेष में बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। वहां कुछ सौदागर पहले से बैठे थे। बादशाह ने एक डाकू से पूछा, तुम लोगों के पास क्या है? डाकू मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, हम सब मोतियों के सौदागर हैं और ये हमारे सरदार हैं। बादशाह डाकू का मतलब समझ गया और डाकुओं के सरदार से पूछा, सौदागर, तुम्हारे पास कितने मोती हैं? डाकुओं के सरदार ने कहा, जहां पनाह हम मोतियों के सौदागर हैं, हमारे पास 4 घोड़ों पर मोती लदे हुए हैं। इजाजत हो तो आपकी खिदमत में पेश करूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। अगर मोती हमें पसंद आ गए तो हम तुम्हें मोतियों के मुंह मांगे दाम देकर तुम्हारे सारे मोती खरीद लेंगे। डाकुओं के सरदार ने खुश होकर अपने एक साथी से कहा, घोड़ों पर से मोतियों की थैलियां उतारकर बादशाह सलामत की खिदमत में पेश करो। सरदार का साथी घोड़ों पर से मोतियों की थैलियां उतार कर लाया और बादशाह के सामने पेश कर दी। वजीर दूर खड़ा यह तमाशा देख रहा था। वो इशारों इशारों में सरदार से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सरदार बादशाह को बेवकूफ बनाकर दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उसने वजीर की तरफ आंख उठाकर भी देखने की जहमत गवारा न की। बादशाह और साबिर वजीर की इस हरकत को देख रहे थे, लेकिन बादशाह अनजान बना रहा। बादशाह ने शाही फौज के एक सिपाही से कहा, इन मोतियों को थैलियों में से निकालकर हमारे सामने ढेर कर दो। सिपाही थैलियों में से मोती निकालकर बादशाह के सामने ढेर करने लगा। जब सब थैलियां खाली हो गईं तो बादशाह ने कहा, मोती इतने ही हैं या और भी तुम्हारे पास हैं? सरदार बोला, जहां पना, मोती तो हमारे पास बहुत थे लेकिन चोरी हो गई। बादशाह हंसकर बोला, खूब, तो तुम लोगों से भी ज्यादा कोई बड़ा चोर हमारी सल्तनत में मौजूद है। सरदार चौंक कर बोला, जहां अपना, आप ये क्या फरमा रहे हैं? हमारा चोरों से क्या वास्ता? हम तो मुल्क खुरासान के रहने वाले हैं।
मुल्क घूम फिर कर मोतियों की तिजारत करते हैं। बादशाह गुस्से से बोला, ये क्यों नहीं कहते कि हम मुल्क मुल्क के खजाने को लूट कर अपना घर भरते हैं। सरदार ने अपने साथी से कहा, बादशाह को हमारी असलियत का पता चल चुका है, अब यहां से भाग निकलना भी मुश्किल नजर आता है। एक डाकू बोला, जो साथी हमें यहां लाए थे वो हमारे दुश्मन मालूम होते हैं, उन्हीं लोगों ने हमें धोखे से यहां लाकर फंसा दिया है। बादशाह गरज कर बोला, डाकुओं के सरदार, हमारे खजाने से जितने मोती तुमने चुराए हैं वो हमारे हवाले कर दो, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को फांसी पर लटका देंगे। डाकुओं का सरदार बोला, जहां पना आपको हमारी असलियत का पता चल चुका है, आप हमें जो चाहे सजा दें। जितने मोती हमारे पास थे वो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आपको हमारे मुत्तल्लिक किसने बताया। बादशाह ने साबिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस लड़के ने हमें तुम लोगों के मुत्तल्लिक बताया था, और तुम्हारे साथियों को गिरफ्तार करके लाने वाला लड़का भी यही है। इसके बाद तुम्हें यहां तुम्हारे साथी ले आए जिनको तुमने गलत रास्ते पर डाला था। ये गरीब थे, उन्हें तुमने दौलत का लालच देकर डाकू बनने पर मजबूर किया। जब हमने उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपनी फौज में मुलाजिम रख लिया तो उन लोगों ने तुमसे इंतकाम लेने के लिए तुम्हें गिरफ्तार करा दिया। सरदार बोला, जहां अपना मैंने वाकई बहुत बुरा काम किया है, मैं बहुत बुरा हूं, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह बोला, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। सरदार बोला, इसके साथ साथ मेरी एक दरखास्त है। बादशाह बोला, क्या? तो डाकुओं का सरदार बोला, आप हमें आपके खजाने से मोती चुराने की तरकीब देने वाले को भी फांसी पर लटका दीजिए। वजीर घबराकर बोला, डाकुओं का सरदार अपनी जान जाती हुई देखकर दूसरों को अपना साथी बनाना चाहता है। बादशाह मुस्कुराकर बोला, हमें डाकुओं के साथी का इल्म है, जब हम चाहेंगे उसे फांसी पर लटका देंगे। साबिर बोला, जहां पना चंद महीने पहले मैं इन डाकुओं के गाड़ से मोतियों के 2 थैले भरकर लाया था, वो मैं आपकी खिदमत में पहुंचा दूंगा, लेकिन वो मोती जो मेरा दोस्त परिंदा लाता रहा वो मेरे बाबा ने जौहरियों के हाथ बेच दिए हैं। उन मोतियों से जो दौलत हासिल हुई वो हमने अपने लिए और गांव वालों की बेहतरी के लिए खर्च की। डाकुओं का सरदार बोला, जहां पना ये लड़का भी मुजरिम है, इसे भी मेरे साथ फांसी पर लटका दीजिए। इसने आपके मोती फरोख्त करके अपने आप पर खर्च किए हैं। साबिर बोला, जहां अपना मुझे अगर ये मालूम होता कि वो मोती शाही खजाने से चुराए गए हैं तो मैं उन्हें फरोख्त करने की जुर्रत न करता। मुझे तो मेरे एक बेजुबान मेहरबान दोस्त ने वो मोती दिए थे जिनके मुताबिक मुझे कुछ भी इल्म नहीं था। वजीर गुस्से से बोला, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। साबिर बोला, वजीर साहब कौन किसको बेवकूफ बनाता रहा है, ये बादशाह सलामत बखूबी जानते हैं। आप इस मामले में खामोश रहें, इसी में आपकी बेहतरी है। वजीर चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तू अपनी तल्ख जुबानी से बादशाह सलामत को धोखा नहीं दे सकता। तूने शाही मोती फरोख्त करने की जुर्रत कैसे की? साबिर बोला, जहां अपना जिस गांव में हम रहते हैं वो बहुत ही गरीब लोगों का गांव था। लोगों के पास ना तो अपने लिए मकान थे ना पहनने के लिए कपड़े, दिन भर में एक मर्तबा रूखी सूखी खाकर अपना पेट पालते थे। जब मेरे बाबा के हाथ दौलत लगी तो उन्होंने गांव वालों के लिए अच्छे काम किए। वजीर बोला, ये लड़च का बाप की सखावत की दास्तानें सुनाकर फांसी के फंदे से बच जाना चाहता है। साबिर ने कहा, जहां पना, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठ की जो चाहे सजा दे दो, और अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे माफ कर दिया जाए। बादशाह बोला, तुम्हारे सच और झूठ का किस तरह इम्तिहान लिया जाए? साबिर बोला, जहां पना को तकलीफ तो होगी, मेरा गांव यहां से बहुत दूर है, लेकिन जब आप मेरे गांव में पहुंचेंगे तो आप मुझे फांसी देने की बजाय मुझे और मेरे बूढ़े बाप को इनाम देंगे। वजीर बोला, जहां पना, मुझे भी इस लड़के की बातों से झूठ की बू आती है। जो काम करने के दावे ये लड़का कर रहा है। साबिर बोला, वजीर साहब, बाप जैसे होशामदी लोगों ने जहां अपना को काम नहीं करने दिया, खजाना भरा पड़ा है, लेकिन आपके मुल्क में रिहाया भूखी मर रही है। वजीर घबराकर बोला, तुम झूठ कहते हो, हमारे मुल्क की रिहाया तो बहुत खुशहाल है। मैंने रिहाया के लिए वो काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। साबिर हंसकर बोला, आपके कारनामों को इस मुल्क की रिहाया कैसे भूल सकती है? आपके कारनामे यही है कि गरीब रिहाया भूखी नंगी है। बादशाह ने गुस्से से वजीर की तरफ देखते हुए कहा, क्या यह लड़का सच बोल रहा है? वजीर ने खुशामदाना अंदाज में कहा, जहां पना, मुझे तो यह लड़का इंतही झूठा मालूम होता है। साबिर ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि मेरे सच और झूठ का फैसला आप खुद करें। बादशाह बोला, हम आज ही तुम्हारे गांव की तरफ रवाना होंगे। साबिर बोला,
जब आप मेरे गांव की तरफ रवाना होंगे, रास्ते में आपको कई ऐसे गांव मिलेंगे जिसे देखकर आपको मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। आपके वजीर ने आज तक आपको धोखा दिया, आपको धोखे में रखा, आपको गलत मशवरे देता रहा। यकायक डाकुओं का सरदार बोला, जहां अपना हमें खजाना लूटने का मशवरा भी इसी शख्स ने दिया था। वजीर घबरा कर बोला, बादशाह सलामत, ये सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुझे आपकी नजरों से गिराना चाहते हैं। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको नुकसान पहुंचे, रियायत को नुकसान पहुंचे। साबिर मुस्कुराकर बोला, अगर मैंने या डाकुओं के सरदार ने आपके खिलाफ साजिश की है तो इसका पता चल जाएगा। बादशाह सलामत, जो सजा चाहे हमें दे सकते हैं। बादशाह बोला, अगर वजीर ने हमें धोखा दिया है तो हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर साबिर और डाकुओं के सरदार ने हमारे और वजीर के खिलाफ साजिश की है, हम उन्हें भी माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर वजीर के होश उड़ गए। बादशाह ने शाही फौज के सिपासलार से कहा, फौज का एक दस्ता भी हमारे साथ किया जाएगा। जब तक हम अपनी रिहाया को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक वजीर और डाकुओं का सरदार और ये लड़का शाही फौज की कैद में रहेगा। बादशाह अपनी फौज और दरबारियों के साथ साबिर का गांव देखने के लिए रवाना हुआ। शहर से निकलकर जब बादशाह एक गांव में पहुंचा तो उसने अपने रिहाया को खेतों में काम करते देखा, जिनके फटे पुराने कपड़े थे, जिनके चेहरे भूख से सूखे हुए थे। गांव में सिर्फ एक पक्का मकान था, बाकी सब छोटे छोटे कच्चे मकान थे। जब रियाया को पता चला कि उनका बादशाह गांव में आया है तो वो हैरान रह गए। रियाया दौड़कर बादशाह को देखने के लिए जमा हो गई। बादशाह अपनी गरीब रियाया की हालत देखकर बहुत मुतासिर हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह ने एक गरीब किसान से पूछा, क्यों बाबा, तुम्हारा क्या हाल है? किसान ने कहा, जहां अपना, हम गरीबों का हाल क्या पूछते हो? दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन पेट भरकर रोटी नसीब नहीं होती। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम अपने और अपने बाल बच्चों के लिए कपड़े बना सकें। हमारे मकान ऐसे हैं जैसे जानवरों के दरबे। खुदा का शुक्र है कि आज आपको अपनी रिहाया का ख्याल आया। हम तो आज तक वजीर ही को अपना बादशाह समझते रहे, क्योंकि इस मुल्क पर उसी का हुक्म चलता है। बादशाह ने वजीर को मुखातिब करके कहा, क्यों वजीर साहब, आप तो कहते थे हमारी रियाया बहुत खुशहाल जिंदगी बसर कर रही है। आपने इस मुल्क और इस मुल्क की रियाया के लिए बहुत काम किए हैं। इस मुल्क में कोई गरीब नहीं। तुमने हमें धोखे में क्यों रखा? हमें बेवकूफ क्यों बनाते रहे? वजीर मारे खौफ के कांपने लगा। बादशाह चिल्लाकर बोला, वजीर, तुमने हमारी रिहाया पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हम पर जुल्म किया है, और हम तुम्हें इस जुल्म की सजा जरूर देंगे। बादशाह ने एक गरीब किसान को अपने करीब बुलाकर कहा, चाबुक उठाओ और वजीर को बारी बारी गांव के तमाम लोगों से कोड़े लगवाओ। बस्ती के तमाम लोगों ने बारी बारी वजीर को कोड़े मारे। वजीर कोड़े खाकर बेहोश हो गया। बादशाह ने खजांची को बुलाकर कहा, इस गांव के लोगों को पक्के मकान बनाने, कपड़े और जमीनें खरीदने के लिए 100 अशरफियां दी जाएं। फिर बादशाह ने गांव के लोगों से कहा, अगर और जरूरत पड़ जाए तो तुम सीधे हमारे पास चले आना। गांव के गरीब लोग बहुत खुश हुए। इसी तरह बादशाह आगे चलता गया और गांव के लोगों को अशरफियां देता रहा और वजीर को चाबुक पड़वाता रहा और आगे बढ़ता गया। काफी गांव गुजर गए। वजीर का चाबुक खा खाकर बुरा हाल था। बादशाह ने कहा, वजीर का पूरा इलाज किया जाए ताकि जब यह ठीक हो जाए तो इसकी फिर से पिटाई लग सके। जैसे जैसे साबिर का गांव करीब आ रहा था, साबिर इंतहा ही खुश दिखाई दे रहा था और वजीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसने अपनी मौत को करीब देखकर बादशाह से कहा, जहां अपना चाबुक खाते खाते मेरा बुरा हाल हो गया है, अब मुझ में चाबुक खाने की हिम्मत नहीं। बेहतर है कि आप मुझे तलवार के एक ही वार से खत्म कर दीजिए ताकि मैं इत्मीनान से मर सकूं। बादशाह बोला, रियाया पर जुल्म करते हुए तुम्हें कुछ ख्याल नहीं आया, हमें धोखा देते हुए तुम्हें खौफ नहीं आया। हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। सफर करते करते बादशाह जब खुशहाल नगर के करीब पहुंचा तो दूर ही से साफ सुथरे मकानात और अच्छे लिबास पहने लोगों को देखकर पूछा, ये कौन सा गांव है? हमने आज तक अपनी सल्तनत में इतना खूबसूरत गांव नहीं देखा। इस गांव के लोग बहुत मालदार मालूम होते हैं। साबिर ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना ये मेरा गांव खुशहाल नगर है, जिसके मुताबिक मैं पहले ही सब कुछ अर्ज कर चुका हूं। आपका वजीर और डाकुओं का सरदार मुझे झूठा मक्कार कह रहे थे। आप खुद अंदाजा लगा लें, मैंने आपसे झूठ कहा था या सच। जब बादशाह गांव में दाखिल हुआ तो गांव के लोगों ने बादशाह का शानदार इस्तकबाल किया। गांव के स्कूल में इसी वक्त छुट्टी हुई थी। बच्चे अपना अपना बस्ता उठाए स्कूल से घरों की तरफ जा रहे थे। बादशाह खुश होकर बोला,
क्या इस गांव में स्कूल भी है? साबिर बोला, जहां अपना इस गांव में स्कूल भी है और शिफा खाना भी। यहां खेलने के लिए मैदान भी है। साबिर बादशाह कुल ये गांव में पहुंचा। बादशाह मकानात देखकर बहुत खुश हुआ। एक ही तर्ज के खूबसूरत मकानात देखकर बादशाह बोला, साबिर, तुमने ठीक ही कहा था कि जो काम हमें और हमारी हुकूमत को करना चाहिए था वो तुमने किया है। गांव के लोग साफ सुथरे कपड़े पहने इधर उधर घूम फिर रहे थे। बादशाह बोला, ए नौजवान, हम तुम्हारे बाबा के कारनामे से बहुत खुश हैं। डाकुओं का सरदार बादशाह के कदमों पर गिरकर बोला, जहां पना मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस लड़के को धोखेबाज और मक्कार समझता था, क्योंकि उस वक्त तक मैं यही समझ रहा था कि लड़का झूठ बोल रहा है। मैं वजीर को बचाना चाहता था, क्योंकि उसने शाही खजाना लूटने में मदद दी थी। इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर जहां पना आप मेरी जान बख्श दें तो तमाम उम्र मैं इस मुल्क की खिदमत करता रहूंगा। मैं इमारत बनाने का माहिर हूं। इसी वजीर ने मुझे डाके डालकर ऐश करने की आदत डाली थी। मैं इस मुल्क की रिहाया के लिए अपना खून पसीना एक कर दूंगा। बादशाह ने साबिर की तरफ देखा। साबिर ने बादशाह से कहा, जहां अपना इंसान पैदाइशी चोर या डाकू नहीं होता, ये तो बुरी सोहबत और बुरे माहौल का नतीजा होता है। आप सरदार को माफ कर दें, हो सकता है वो नेक बनकर इस मुल्क की खिदमत कर सके। बादशाह ने सरदार से मुखातिब होकर कहा, हम अपने नौजवान दोस्त की सिफारिश पर तुम्हें माफ करते हैं। सरदार को माफी मिलते ही वजीर ने रोते हुए कहा, जहां पना मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं तमाम उम्र ईमानदारी के साथ रियायत की खिदमत करता रहूंगा। बादशाह ने वजीर को गुस्से से देखते हुए कहा, डाकुओं के सरदार ने सिर्फ हमारे खजाने पर डाका डाला था, लेकिन तुमने पूरे मुल्क की रियाया को लूटा है। तुम्हारा जुर्म इस काबिल नहीं कि तुम्हें माफी दी जाए। हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा कसूर इस सरदार से बहुत ज्यादा है। वजीर गिड़गिड़ा कर बोला, जहां पना मुझे मेरे कसूर की सजा मिल चुकी है। मुझे इतने कोड़े लगे हैं कि मैं जिंदगी भर उन कोड़ों का दर्द महसूस करता रहूंगा। साबिर अदब से बोला, जहां पना मुझे आपके मामलात में दखल देने का कोई हक नहीं, लेकिन वजीर की हालत देखते हुए आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इसे भी माफ कर दीजिए। बादशाह बोला, हम सारी दुनिया का कसूर माफ कर सकते हैं, लेकिन इस गद्दार वजीर का नहीं। वजीर ने रोते हुए बादशाह के पैर पकड़ लिए और बादशाह से रहम की भीख मांगने लगा। साबिर ने बादशाह को मुखातिब करके कहा, जहां पना अगर मेरी जान बख्शी की जाए तो मैं एक बात अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमारी आंखें खोल दी हैं। तुम्हें बात करने नहीं, हमें मशवरा देने की इजाजत है। साबिर बोला, जहां पना अगर वजीर ने आपके साथ गद्दारी की, आपको रियाया के मुताबिक कुछ नहीं बताया, तो ये इसकी गलती है, लेकिन कसूरवार आप भी हैं। आप इस मुल्क के बादशाह हैं। अल्लाह पाक ने आपको इतनी बड़ी सल्तनत इसलिए नहीं दी कि आप अपने महल में रहकर सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करें। आपका काम था कि आप भी हमारे मुसलमान बादशाहों की तरह रातों को महल से निकलकर अपनी रियाया का हाल मालूम करते, रियाया के दुख दर्द से वाकिफ होते। बादशाह थोड़ी देर सोचता रहा और फिर शाही फौज के एक अफसर से कहा, कोड़ा ले आओ। बादशाह का यह हुक्म सुनकर वजीर, साबिर, खुशहाल और सरदार सब डर गए। सबका यह ख्याल था कि बादशाह फौज के अफसर को हुक्म देगा कि इस गुस्ताख लड़के को इतने कोड़े मारे जाएं कि यह दोबारा गुस्ताखी न कर सके। लेकिन जब फौज का अफसर कोड़ा लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे हुक्म दिया कि तुम मेरी पीठ पर इतने ही कोड़े मारो जितने तुमने अब तक वजीर को मारे हैं। हमारा दोस्त ठीक कहता है कि हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं, बल्कि मेरा जुर्म वजीर के जुर्म से ज्यादा संगीन है। बादशाह का हुक्म सुनकर सब हैरान रह गए। खुशी से सबकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह चिल्लाया कि हुक्म की तामील हो। फौज का अफसर बादशाह पर कौड़े बरसाने लगा। जब कौड़े बरसा कर रुक गया तो बादशाह ने साबिर से कहा, मेरे नौजवान दोस्त, अब तो तुम खुश हो। साबिर बोला, बादशाह सलामत। जिस मुल्क में आप जैसा इंसाफ पसंद बादशाह मौजूद हो, उस मुल्क पर दुनिया के लोग फख्र करेंगे। बादशाह ने वजीर का कसूर तो माफ कर दिया, लेकिन इसके साथ ही ये ऐलान किया कि आज से हमारा वजीर हमारा नौजवान दोस्त साबिर होगा। खुशहाल सरदार और साबिर इस ऐलान पर हैरान रह गए। साबिर ने अदब से कहा, जहां पना मैं इस काबिल नहीं कि इस मुल्क की रियाया की खिदमत कर सकूं। बादशाह बोला, ये तो हम जानते हैं कि कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं। तुम्हें हमारा वजीर बनना पड़ेगा। अब तुम अपने गांव की खिदमत के साथ साथ पूरे मुल्क की खिदमत करोगे। साबिर बोला, लेकिन वजीर बनने से पहले मेरी चंद शर्तें हैं। साबिर की बात सुनकर बादशाह मुस्कुराता हुआ बोला, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहते हैं। साबिर बोला, शाही खजाने में जितनी दौलत जमा है
ये आपकी दौलत नहीं होगी, ये तमाम दौलत रियाया की होगी। ये दौलत रियाया की भलाई के लिए खर्च होगी। मैं रियाया की भलाई के लिए जो भी काम करूंगा आपको उसकी मंजूरी देनी होगी। बादशाह बोला, पहले शाही खजाने में जमाशुदा दौलत हमारी थी, लेकिन आज से वो दौलत रियाया की होगी। तुम्हारी इस शर्त से पहले ही हमने फैसला कर लिया था कि हम अब महल में बैठे नहीं रहेंगे, रियाया की खिदमत करेंगे। तुम्हें रियाया की भलाई के लिए हर काम करने का इख्तियार होगा, हमारी मंजूरी की भी जरूरत नहीं। साबिर बोला, आज से इस मुल्क में तमाम परिंदों, चरिंदों, दरिंदों के शिकार पर पाबंदी लगा दी जाए। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। साबिर बोला, कैद खाने में जितने लोग कैद की सजा भुगत रहे हैं उन्हें भी आजाद कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी गलतियों से तौबा करके इस मुल्क की खिदमत कर सकें। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। साबिर बोला, मेरी आखिरी शर्त यह है कि मैं ना तो महल में रहूंगा और ना शाही खजाने से तनख्वाह लूंगा, बल्कि अपने घर रहूंगा और जो कुछ खुदा ने मुझे दिया है इसी पर गुजारा करूंगा। शाही खजाने पर मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बादशाह बोला, यह शर्त हमें मंजूर नहीं, हमने तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं। हम ये शर्त भी मंजूर कर लेते हैं, लेकिन इसमें यह खराबी है कि अगर तुम वजीर बनकर भी अपने गांव में रहे तो फिर हम तुमसे किस तरह मशवरा करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे करीब रहो और अपनी मेहनत का मुआवजा लो। मेहनत का मुआवजा नहीं लोगे तो हमें तकलीफ होगी। सरदार खुशहाल और वजीर ने कहा, साबिर आपको जहांपना की तजवीज मान लेनी चाहिए। साबिर बोला, जहांपना की अगर यही ख्वाहिश है तो मुझे जहांपना की तजवीज मंजूर है, लेकिन मैं अपनी मेहनत का मुआवजा सिर्फ इतना ही लूंगा जितनी मुझे जरूरत होगी। बादशाह बोला, हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। खुशहाल के गांव के लोग साबिर के वजीर बनने की खुशी में कई दिनों तक खुशहाल नगर में जश्न मनाते रहे। साबिर ने वजीर बनने के बाद अपनी मां से कहा, मां, ये सब कुछ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। साबिर की मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि नेकी रायगा नहीं जाती। तुमने एक परिंदे के साथ नेकी की थी और अल्लाह पाक ने तुम्हें उसका फल दिया है। आज तुम इस मुल्क के वजीर हो। साबिर बोला, मां, मुझे वजीर बनने की कोई खुशी नहीं। हाँ, इस बात की खुशी जरूर है कि पहले मैं अपने गांव के लोगों की खिदमत करता था और अब पूरे मुल्क की खिदमत करूंगा। साबिर अपने बूढ़े वालदैन के साथ शहर आकर शाही महल के बराबर वजीर के महल में रहने लगा। साबिर ने वजीर बनते ही ऐसे काम किए कि रियाया देखते ही देखते खुशहाल हो गई और अड़ोस पड़ोस के मुल्कों के बादशाह इस मुल्क को देखने के लिए आने लगे।